उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला, आज से 41 साल पहले की बात। एक 6 साल की बच्ची जिसकी शादी कर दी गई, गौना नहीं हुआ था। बच्ची अभी भी अपने माँ बाप के पास थी। कुछ बड़ी हुई, स्कूल पहुंची। उसको क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस के चलते सरकारी वजीफा मिला 480 रुपए का, मगर मास्टरों ने वजीफा देने से इनकार कर दिया। लड़की लड़ने लगी, नतीजतन उसे घर बैठना पड़ा पूरे 3 साल के लिए। लेकिन उसकी सक्रियता कम नहीं हुई। एक बार रिश्तेदारों के साथ एक प्रदर्शन में शामिल होने के लिए लखनऊ गई। पुलिस ने पहले तो लाठीचार्ज किया और फिर यूपी की मशहूर या की कुख्यात पीएसी ने फायरिंग की। गोली लगी। गोली उम्र, जाति या लिंग देखकर नहीं लगती। लड़की भी गोली की चपेट में आ गई। इसके बावजूद उसे जेल में ठूंस दिया गया। वो रात उसकी जिंदगी को बदल देने वाली रात थी। लड़की बहराइच वापस लौटी और उसने अपने माँ बाप और सास ससुर को बुलाकर कहा, आप लोगों ने छुटपन में मेरी शादी कर दी थी, लेकिन मैं शादी और गृहस्थी के लिए नहीं बनी हूँ, समाज के लिए बनी हूँ। लड़की ने इतनी कम उम्र में भी समझदारी दिखाई। ऐसा नहीं कि रिश्ते नाते एकदम से तोड़ लिए। उसने कहा कि आप मेरे बजाय मेरी छोटी बहन की शादी उस लड़के से कर दें। और इसके बाद वो लड़की संन्यास लेकर समाज सेवा से जुड़ गई। पहले उसको बहुजन समाज पार्टी के मिशन ने आकर्षित किया। लड़की दलितों में पासी जाति की थी और उसे लगा कि नीले झंडे वाली ये पार्टी बाबा साहेब के अधूरे सपनों को पूरा करेगी। लेकिन बसपा में जब मायावती का दौर आया तो उसका मोह भंग हो गया और फिर वो बीजेपी में शामिल हो गई। पार्टियां बदलने का क्रम एक तरफ चल रहा था, दूसरी तरफ उसकी जीत की इबारत चल रही थी। महज 21 साल की उम्र में जब आप चुनावी अहर्ता हासिल करते हैं, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए वो लड़की चुनाव लड़ी, जीती। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार लगातार जीती। साल 2007 में वो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ी। नर्मदा विधानसभा से सिर्फ 1000 वोटों के अंतर से हारी। ध्यान रखिएगा, ये वो दौर था जब यूपी में मायावती की लहर चल रही थी और सवर्ण भी ये नारा गा रहे थे, चढ़ गुंडन की छाती पर, मोहर लगाओ हाथी पर। फिर आया साल 2012 और इस बार लड़की ने चुनावी जीत हासिल की और 2 साल बाद 2014 के चुनाव में वो लोकसभा लड़ी और फिर से जीती और नरेंद्र मोदी की प्रिय नेताओं में शामिल हुई। पिछले बरस तमाम नेता बजट के पक्ष विपक्ष में दलीलें दे रहे थे। ये लड़की जब खड़ी हुई तो इसने कांग्रेस की आंखों में आंखें डालकर पूरा दरेरा देते हुए ये कहा, इस पार्टी ने हम दलितों को क्या दिया है? सहायता के नाम पर गधे, सुअर और बकरे पालने के लिए लोन दिया है और लगातार हमें पिछड़ा और गरीब रखने की साजिश रखी है। कौन है ये लड़की? कौन है जिसको यूपी में बीजेपी की तरफ से मायावती का जवाब बताया जा रहा है? ये बीजेपी की तीसरी साध्वी है और इसका नाम सावित्रीबाई फुले है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और thelallanTop.com पर आज कहानी बीजेपी की तीसरी साध्वी की। अस्सी के दशक में जनता पार्टी के टूटने के बाद जब एक नई पार्टी बीजेपी बनी तो इसके तमाम आला नेता नए सिरे से नए नेताओं और मुद्दों की तलाश कर रहे थे। तब ग्वालियर की राजमाता रही विजय राजे सिंधिया को अपने ही इलाके की एक बच्ची नजर आई। लोध जाति से ताल्लुक रखने वाली ये बच्ची बहुत ही मीठी आवाज में भागवत की कथाएं सुनाती थी गांव-गांव में। बच्ची का नाम था उमाश्री भारती। राजमाता की प्रेरणा से उमाश्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी, खजुराहो से लोकसभा का चुनाव लड़ी, सांसद बनी, एक एक करके राजनीतिक सफलताएं हासिल करती रहीं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का हिस्सा रहीं और उन्हीं के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के 10 साल के शासन का अंत किया। ये बात और है कि बाद में उमा भारती की बीजेपी की आला कमान के कुछ नेताओं से खटपट हो गई। पहले तो उन्होंने हुबली में वंदे मातरम के एक विवाद के चलते अपना पद छोड़ा और जब उन्हें लगा कि इससे उनका राजनीतिक कद और बढ़ेगा, तब दिल्ली में बैठे लुटियंस दिल्ली मार का कुछ नेताओं ने उनका कद छांटने की कोशिश की। नाराजगी के साथ उमा भारती ने पार्टी छोड़ी, अपनी पार्टी बनाई और कुछ बरसों के बाद वापस लौट आई। उमा भारती का किस्सा ज्यादातर लोगों को पता है। उमा भारती हैं बीजेपी की पहली साध्वी जो इस वक्त यूपी की झांसी सीट से लोकसभा की सांसद हैं और मोदी सरकार में काबीना मंत्री। यूपी से ही बीजेपी की दूसरी साध्वी हैं साध्वी निरंजन ज्योति, जिनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत
विधानसभा चुनाव में हार से हुई। पहले वो हमीरपुर से विधानसभा का चुनाव हारी, अगली बार जीती और 2 बरस के बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो फतेहपुर लोकसभा से चुनाव जीतकर वो संसद पहुंची। उन्हें भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली। निषाद जाति से ताल्लुक रखने वाली निरंजन ज्योति को बीजेपी लगातार आगे बढ़ा रही है, क्योंकि पार्टी यूपी में ओबीसी माइनस यादव की रणनीति पर काम कर रही है। इन 2 साध्वियों के बारे में मीडिया अक्सर बात करता रहता है, इसलिए आप लोग जानते हैं। लेकिन आज हम बीजेपी की तीसरी साध्वी के बारे में बात कर रहे हैं, जो बीजेपी की नई जमात की नेता है, नई पीढ़ी की नेता है, खूरेजी तेवरों से लबरेज है, लड़ाका है और उसमें बीजेपी को अपना भविष्य नजर आता है। नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद बार बार लगातार जिस तरीके से एनडीए सरकार दलितों को लुभाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए कदम उठा रही है, ये नेता, ये साध्वी उन कदमों की एक प्रतीक चिन्ह बन सकती है। ये सावित्रीबाई फुले हैं, बीजेपी की तीसरी साध्वी, जो कि इस समय बहराइच से लोकसभा की सदस्य हैं। आखिरी में मैं आपको सावित्री की मोदी से मुलाकात का एक किस्सा सुनाता हूं, जिससे उनकी राजनीतिक जीवटता का अंदाजा लगता है। 2012 के चुनाव यूपी के लिए कुछ अलग थे। बसपा की सरकार खत्म होने को थी और तमाम दल दावे कर रहे थे। बीजेपी ज्यादा संघर्ष में नहीं थी। इसके बावजूद बीजेपी के जो चुनिंदा नेता चुनाव जीतकर विधायक बने, उनमें से एक थी ये लड़की सावित्रीबाई फुले। कुछ महीनों के बाद गुजरात में चुनाव हुए और पार्टी संगठन ने सावित्री को गुजरात जाकर नरेंद्र मोदी के साथ प्रचार करने के लिए कहा। सावित्री को जूनागढ़ और राजकोट जैसे इलाकों में प्रचार करने की जिम्मेदारी दी गई और तभी पहली बार उनकी नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। नरेंद्र भाई उनके काम से बहुत प्रभावित हुए और जब 2014 का समय आया, लोकसभा के चुनाव की तैयारियां होने लगी, तो सावित्रीबाई ने 2014 का चुनाव लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की। नरेंद्र मोदी बोले, आप तो गुजरात से भी आकर चुनाव लड़ सकती हैं, यहाँ बहुत प्रसिद्ध हैं आप। साध्वी का नरेंद्र मोदी को जवाब था, मान्यवर, मैंने तमाम जिंदगी अपने लोगों के लिए संघर्ष किया है, अपनी जमीन पर काम किया है, तो फिर चुनाव लड़ने के लिए मैं कहीं और क्यों जाऊं? अगर आप वाकई मुझे टिकट देना चाहते हैं तो बहराइच से टिकट दीजिए। बहराइच की लोकसभा सीट से बीजेपी पिछले कई चुनावों से हार रही थी। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने साध्वी में भरोसा जताया और भरोसा सही साबित हुआ। साध्वी 95,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची। उन्होंने सपा के कद्दावर नेता शब्बीर अहमद को हराया और कांग्रेस के सिटिंग एमपी कमांडो कमल किशोर तीसरे नंबर पर खिसक गए। सावित्री जब भी लोकसभा में खड़ी होती हैं तो एक श्लोक का अक्सर जिक्र करती हैं। श्लोक कुछ इस तरह है कि स्त्री शूद्रो विद्या नाद्यताम। उनका कहना है कि इस श्लोक के हवाले से ये कहा जा रहा था कि इस देश में दलितों और औरतों को बाकियों के बराबर हक नहीं मिलना चाहिए, लेकिन भला हो दलितों के मसीहा, उनके अपने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने इस पन्ने को फाड़ दिया और संविधान के जरिए ये सुनिश्चित किया कि औरतों को उनके हक की लड़ाई करने के लिए हर मुमकिन औजार मिले। नरेंद्र मोदी को ऐसे ही लड़ाका तेवरों वाले दलित नेताओं की ज़रूरत है। इस लड़की पर गौर करिएगा, ये बीजेपी को बहुत आगे ले जा सकती है यूपी में। दी लल्लन टॉप .com पर सियासत के कुछ और किस्सों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।